हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग जियो फाइनेंस का बिजनेस एनालिसिस करेंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बीन रिक्वेस्टिंग कि जियो फाइनेंस का बिजनेस एनालिसिस कीजिए एंड व्हाई इज द स्टॉक प्राइस फॉलिंग सो मच। बट बिफोर आई स्टार्ट द बिजनेस एनालिसिस, अ बिग थैंक यू टू स्टारबक्स एट पंजिम बिकॉज इस टाइम पे मैं गोवा में हूँ एंड थोड़े टाइम के लिए काम यहाँ से कर रहा हूँ। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी स्टारबक्स को कि आपका रूम यूज़ कर सकते हैं शूट के लिए, फॉर विच दे अग्रीड। सो बेसिकली बिग थैंक यू टू देम। इसके साथ साथ हम बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो पहली चीज़ में हम बात करेंगे कि वाई वॉज जियो फाइनेंस क्रिएटेड, कि जियो फाइनेंस का बिजनेस क्रिएट ही कैसे हुआ। सेकंड चीज़ में बात करेंगे कि किस किस इंडस्ट्री के अंदर जियो फाइनेंस ऑपरेट करता है। थर्ड चीज़ में हम ग्रुप के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फोर्थ थिंग में वील ब्रेक डाउन द फाइनेंशियल्स ऑफ जियो फाइनेंस। देन वील डिस्कस कि वाई आर इन्वेस्टर्स एक्साइटेड। फिर हम देखेंगे कि वाई इज द स्टॉक प्राइस फॉलिंग, व्हाट आर द की कंसर्न्स। एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स, कि स्टॉक मार्केट्स की ब्यूटी क्या है और प्रोज और कॉन्स हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जियो फाइनेंस को अगर हमें किसी इंडस्ट्री में क्लासिफाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जियो फाइनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी। एक कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी क्या होती है, जहाँ पे कॉर्पोरेट ग्रुप हो एंड कॉर्पोरेट ग्रुप जिसकी काफी अच्छी क्रेडिबिलिटी हो, तो वो लेंडिंग का बिजनेस है, एनबीएफसी का बिजनेस स्टार्ट करे। तो यहाँ पे हमारे पास हिस्टोरिकली इंडिया में बहुत सारी कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसीज रही हैं। वन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ बजाज फाइनेंस। सेकंड एग्जाम्पल इज दैट ऑफ पीरामल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे हम जो अच्छी वाली कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी और खराब वाली उनका भी डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे पास एक और कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी है बाय द नेम ऑफ चोलामंडलम, विच इज बैक्ड बाय गुरु कप्पास। Then there are corporate backed NBFCs like AB Capital, which is basically backed by the Aditya Birla Group. और भी हम अगर हम एग्जांपल्स देते हैं तो जो पूना वाला फिनकॉर्प है, दैट इज आल्सो बेसिकली बैक्ड बाय पूना वालास। एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज इज आल्सो अ कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी व्हिच इज बैक्ड बाय महिंद्रास। तो कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसीज के पास एक क्या एडवांटेज रहता है। तो पहली चीज, दीज आर सम ऑफ द बिजनेसेस व्हिच आर बेसिकली सम ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट हाउसेज इन इंडिया, whether it's Murugappas or it's Mahindras or is basically Bajaj, because what is there कि इन business groups की बहुत multiple years की operating history है, तो it helps them to raise liabilities और cost of funds at a cheaper basically interest rate। माने because इन businesses की बहुत लंबी history है, तो at a cheaper interest rate they can basically raise liabilities, that is their cost of funds इनका cheaper है। And because they are operating across a lot of verticals, so a lot of these companies also have access to data for different customers कि किस टाइप के लोन्स इंडिया के अंदर ज़्यादा अंडर पेनेट्रेटेड है एंड कहाँ पे बेसिकली मार्केट अपॉर्चुनिटी अच्छी है। एंड ऑल्सो इंडिया के अंदर जो लेंडिंग इंडस्ट्री है आज, आई थिंक ऑलमोस्ट 100 लाख करोड़ की है इस टाइम पे, 100 लाख करोड़ की। एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10 to 12% टाइप। एंड इन कंपनीज के पास एक डेटा रहता है कि कहाँ पे अंडर पेनेट्रेशन ऑफ लोन्स है, राइट। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी इज। तो कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी में भी गुड एग्जांपल्स हैं और बैड एग्जांपल्स हैं। तो गुड एग्जांपल्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी के। तो सम ऑफ द टू गुड एग्जांपल्स दैट वी हैव इज दैट ऑफ बजाज फाइनेंस एंड सेकंड एग्जांपल इज दैट ऑफ चोलामंडलम। तो यहाँ पे ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स इन दोनों कंपनीज ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। रीजन बीइंग बिकॉज इन्होंने रिस्क को अच्छे से मैनेज करा है। देखिए, एनबीएफसी और बैंक्स का बिजनेस क्या है, पैसा देना आसान है पर पैसा वापस लेना मुश्किल है। तो बोथ दीज कंपनीज, चाहे वो चोलामंडलम हो या बजाज फाइनेंस हो, दीज कंपनीज हैव मैनेज द रिस्क वेल एंड दिस इज व्हाई दीज कंपनीज हैव डिलीवर्ड वेरी गुड शेयर होल्डर रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 to 15 ईयर्स, क्योंकि आपका 15 to 20% आरओई रहता है एंड यू कैन कीप स्केलिंग द बिजनेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स, राइट। तो ये तो दो एग्जांपल्स हमारे पास अच्छे हैं क्योंकि इन्होंने रिस्क अच्छे से मैनेज करा। तो अभी हम दो खराब एग्जांपल्स भी डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज ऑफ बेसिकली रिसेंटली आप देखेंगे पूना वाला फिनकॉर्प का, एंड सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं पीरामल एंटरप्राइजेस का। तो पूना वाला फिनकॉर्प का अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में, तो उन्होंने बहुत फास्ट पेस पे लोन बुक बिल्ड करी, ऑलमोस्ट 60 to 80% केगर पे। एंड हुआ क्या कि इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 13 to 14% पे ग्रो कर रही है पर्सनल लोन्स की। तो दैट इज व्हाट कॉज दिस क्राइसिस, कि जब आप इतनी फास्ट पेस पे ग्रो करते हैं तो दैट लीड्स टू एन इशू। क्या इशू, कि जब ही साइकिल खराब होगी तो आपको नहीं पता कि आपने जिन लोगों को लोन दिया वो आपको टाइम पे पैसा वापस देंगे या नहीं देंगे। सेकंड खराब एग्जांपल हमारे पास यहाँ पास है पिरामल एंटरप्राइजेस, दे आर आल्सो ट्राइंग टू चेंज। पर ये होलसेल एनबीएफसी, माने ये जो रियल एस्टेट कंपनीज है उनको लोन देते थे टू बेसिकली बिल्ड हाउसेज एंड स्टफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि दीज आर चंकी लोन्स, माने काफी, एक ही रियल एस्टेट बिल्डर को 80 करोड़ का लोन या 500 करोड़ का लोन, एंड दीज लोन्स आर वेरी वेरी लो इन प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर एक या दो लोन भी खराब हुए तो आपकी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आ जाता है।
तो 2014 से 2018 के बीच में पीरामल एंटरप्राइजेज वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसीज। तो जब भी आप देखेंगे जो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी होगी वहां पे हमेशा प्रॉब्लम्स होंगी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि जियो फाइनेंस के केस में भी हम एक ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, क्योंकि जियो फाइनेंस का भी एनबीएफसी बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है। तो अगर वो बहुत फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी रहती है, अगर 80-90% 100% के अगर पे बहुत मल्टीपल ईयर्स के लिए ग्रो करती है, तो आपको वहाँ पे केयरफुली असेस करना पड़ेगा रिस्क को। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू टेक। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जियो फाइनेंस इज अ कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी एंड इट हैज अ बैकिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब हम सीखेंगे कि जियो फाइनेंस क्रिएट कैसे हुआ, इसका ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है। जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इन द बेयर मार्केट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन लर्निंग। बिकॉज लर्निंग का क्या पर्पज है कि इन्वेस्टिंग इज अ स्पोर्ट जहाँ पे यू नीड टू कीप लर्निंग टू बी एन एक्टिव इन्वेस्टर। तो एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप इन लेवल 1 वी टीच यू कि आप अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान कैसे कर सकते हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स क्या है। लेवल 2 में हम आपको सिखाते हैं कि एक बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें एंड व्हाट आर द की थिंग्स टू लुक आउट फॉर इन फंडामेंटल एनालिसिस। थर्ड लेवल में वी टीच यू हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशंस ऑफ बिजनेसेस। इन द फोर्थ लेवल वी ऑल्सो टीच यू कि आप एग्जिट फ्रेमवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर्स की क्या रहती है कि दे डू नॉट हैव एन एग्जिट फ्रेमवर्क टू फॉलो। तो वी हैव एन एग्जिट फ्रेमवर्क दैट वी टीच, क्योंकि काफी लोग एंट्री ऑफ स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, बट वी ऑल्सो फोकस ऑन एग्जिट ऑफ स्टॉक्स। फिफ्थ लेवल में वी टीच यू हाउ टू स्क्रीन बिजनेसेस एंड देयर इज ऑल्सो अ न्यू सेगमेंट दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट इज इनसाइट्स विद इश्मोहित। जो चीज़ों पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बेसिकली मार्केट ट्रेंड्स क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे हैं, एंड साथ साथ कोई भी इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं, तो दैट इज अ रिसर्च दैट वी कीप शेयरिंग विद यू इन द SOIC मेंबरशिप, ताकि आप लोग भी साथ साथ सीखते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली हम लोगों ने एक उसमें सेशन करा था कि इंटरेस्टिंग कॉन कॉल्स टू रीड। तो हमें डिफरेंट कॉन कॉल से क्या लर्निंग थी, जैसे एक डिफेंस की कंपनी मिसगाइड कर रही थी, तो वहाँ पे हमने पास्ट की हिस्ट्री में जाके केस स्टडीज करके देखा। तो दैट इज द आइडिया ऑफ इनसाइट्स विद इश्मोइद एंड दिस इज अ न्यू सेगमेंट दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। So all these things are part of one SOIC membership, and link to register for the SOIC membership is there in the description below. You can also use the coupon code SOIC bonus 10, which is only valid for this video and for the next 3 days. With this, let's go back to the video. तो जियो फाइनेंस डीमर्ज हो गए 2023 के अंदर लिस्ट हुई थी, एंड कहाँ से डीमर्ज हुई थी? फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जियो फाइनेंस का जो इस टाइम पे ग्रुप स्ट्रक्चर अगर हम समझते हैं केयरफुली, तो ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखेगा कि बेसिकली इट्स अ होल्डिंग कंपनी विच ओन्स मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटीज। पहले तो इनकी एक कंपनी है जियो फाइनेंस लिमिटेड की, जो NBFC है, जो बेसिकली लोन डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में, यहाँ पे हाउसिंग लोन्स एंड पर्सनल लोन्स इज अ मेन बिजनेस। सेकेंडली जियो लीजिंग सर्विसेज आपको दिखेगा, फिर जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग दिखेगा, बेसिकली इट्स एन इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंटिटी। फिर जियो पेमेंट सोल्यूशन दिखेगा, बेसिकली पेमेंट एग्रीगेशन का बिजनेस है। फिर देन आपको ये दिखेगा कि ऑल्सो अनदर बिजनेस बाय द नेम ऑफ जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड बेसिकली लिमिटेड। फिर इसके बाद आपको नीचे दिखेगा कि कंपनी ने जॉइंट वेंचर करा है फॉर एसेट मैनेजमेंट विद बेसिकली ब्लैक रॉक, जिसमें 50% ओनरशिप विल बी विद ब्लैक रॉक एंड 50% ओनरशिप विल बी विद जियो फाइनेंस। एंड साथ साथ एक और जॉइंट वेंचर करा है, दैट इज JV फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, अगेन बेसिकली विद ब्लैक रॉक, जहाँ पे 50% जियो फाइनेंस के 50% बेसिकली जो ब्लैक रॉक है उस एंटिटी का है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि और भी क्या है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि अभी तो ये बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा है। तो कंपनी ने और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका 6.1% स्टेक ओन करती है जियो फाइनेंस इस टाइम पे, एंड वहाँ से कंपनी के पास बेसिकली डिविडेंड इनकम भी आती है टाइम टू टाइम व्हेन बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज पे करती है डिविडेंड। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्यों एंटर करें? क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 2020 में AUM 27 लाख करोड़ का था, जो फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 की एंड में मोर देन 60 to 65 लाख करोड़ का हो गया। राइट, सो दैट जस्ट शोकेसेस कि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। फिर बैंकिंग एंड NBFC इंडस्ट्री का देखते हैं तो ऑलमोस्ट 100 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जो 10 to 15% पर एनम पे इस टाइम पे ग्रो कर रही है। तो जब इस कंपनी का डीमर्जर हुआ, तो आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर ये एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे जो जियो फाइनेंस की नेटवर्थ है, दैट इज समवेयर क्लोज टू 1,36,000 करोड़। माने अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं जियो फाइनेंस की, तो 1,36,000 करोड़ की बुक वैल्यू है। एंड इस टाइम पे द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट द कंपनी इज इन अ स्टार्टअप स्टेज। माने दिस कंपनी डजंट हैव अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस, तो इट्स इन अ स्टार्टअप स्टेज, बिकॉज NBFC का बिजनेस अभी ये बिल्ड ही कर रहे हैं। अगर आप इनके NBFC बिजनेस को देखते हैं, तो NBFC बिजनेस में अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट 4200 करोड़ का हुआ है एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे ये लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं, होम लोन्स दे रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लोन ऑन सिक्योरिटीज दे रहे हैं, एंड कॉर्पोरेट लोन्स और हाउसिंग लोन्स भी दे रहे हैं। सेकेंडली इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस देखते हैं। बेसिकली वहाँ पे व्हाट दे आर डूइंग कि इंश्योरेंस की जो परचेज है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल बिजनेस राइट नाउ। बट जिस चीज़ को लेके लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या इंटरेस्टेड हैं, दैट इज अ जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक,
बिकॉज दे आर एंटरिंग द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस एंड द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस. अभी ये बिजनेसेस स्टार्ट नहीं हुए, अगेन दीज आर जस्ट बेसिकली नो स्टार्टअप स्टेज. तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं. जियो फाइनेंस का बिजनेस अभी आपको ऐसे समझना है कि इस टाइम पे स्टार्टअप स्टेज में है, क्योंकि कोर बिजनेस एनबीएफसी का अभी सिर्फ 4200 करोड़ का यूएम है. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कंपनीज लाइक चोलामंडलम और बजाज फाइनेंस, दीज कंपनीज हैव मोर देन 1 to 2 लाख करोड़ ऑफ एयूएम. तो स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. तो अभी कंपनी स्टार्टअप स्टेज के अंदर है. तो डिफरेंट बिजनेस के जो एंटिटीज है यहाँ पे ये है. इसके अलावा देखते हैं आज जो मेजर स्ट्रीम ऑफ इनकम क्या है बेसिकली जियो फाइनेंस की. तो पहली चीज, जियो 6.1% ओन करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का. एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम क्या है, डिविडेंड एंड ट्रेजरी इनकम, क्योंकि बैलेंस शीट पे इस टाइम पे कैश पड़ा हुआ है. तो कंपनी वहां से इंटरेस्ट इनकम और बेसिकली डिविडेंड कमाती है. कंपनी का जो कोर इंटरेस्ट इनकम है, अगर आप इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं जो 210 करोड़ की है, दैट इज ऑल्सो मेजरली लेड बाय ट्रेजरी ऑपरेशंस, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट का कैश मैनेज करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के गेन्स होते हैं, आपके पास इंटरेस्ट इनकम आती है. तो दैट इज दैट. एंड सेकेंडली 191 करोड़ का अगर आप Q3 की इनकम देखते हैं, दैट इज लेड बाय मनी मार्केट फंड्स एंड लिक्विड म्यूचुअल फंड्स. 37 करोड़ की फी इनकम इन्होंने इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड पेमेंट सर्विसेज से कमाई. तो अभी हम इन अ नटशेल ये समझ सकते हैं कि कंपनी का बुक वैल्यू जो है 1,36 to 1,37,000 करोड़ का है. बट अभी कंपनी के जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो पेमेंट्स का बिजनेस हो, चाहे वो एनबीएफसी का बिजनेस हो, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस हो, ये बिजनेस अभी स्टार्टअप स्टेज के अंदर ही है. दीज बिजनेसेस हैवंट स्केल्ड येट. एनबीएफसी के अंदर ये धीरे धीरे स्केल कर रहे हैं, जो भी 4200 करोड़ का यूएम हो गया. बट इट माइट टेक अ वाइल फॉर दीज बिजनेसेस टू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रॉफिट्स, क्योंकि बल्क ऑफ द प्रॉफिट्स अभी कहाँ से आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे ओन 6.1% ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उसके डिविडेंड से आ रहे प्रॉफिट्स. दे ऑल्सो हैव कैश ऑन द बैलेंस शीट, तो उसके ट्रेजरी ऑपरेशन से इनके पास प्रॉफिट्स आ रहे. एंड जो बेसिकली नेट रियलाइजेशन गेन है फॉर ओनिंग म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं, तो वहां से प्रॉफिट्स आ रहे. कोर बिजनेस में अभी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शनैलिटी की है कि इन्वेस्टर्स एक्साइटेड क्यों है. पहली चीज, कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी है, एंड कौन कॉर्पोरेट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट्स इन इंडिया, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्चुअली दी लार्जेस्ट कॉर्पोरेट इन इंडिया. तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड का बहुत एडवांटेज है. सेकेंडली, वाई आर पीपल इंटरेस्टेड, बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोर्ड. तो अगर आप बोर्ड पे देखते हैं तो कंपनी के जो जो फॉर्मर सीईओ थे आईसीआईसीआई बैंक के, केवी कामत, ही इज ऑन द बोर्ड, ही इज बेसिकली वन ऑफ द लीडर्स ऑन द बोर्ड. एंड बेसिकली पूरे एंटिटी को गाइड कर रहे हैं. सो बेसिकली दैट इज वाई पीपल आर वेरी एक्साइटेड, एंड क्योंकि कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी है. बट करेंट रियलिटी ऑफ द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? अर्ली डेज, बिकॉज इट हैज जस्ट बिगन इट्स जर्नी. सेकेंड, स्केलिंग टेक्स टाइम, क्योंकि फाइनेंस के बिजनेस में पैसा देना आसान है, लेना मुश्किल है, तो स्केलिंग टेक्स टाइम, हमें देखना पड़ेगा. वर्टिकल्स इंटरेस्टिंग है बिकॉज लेंडिंग, पेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट में. लोन बुक मेच्योरिटी हमें देखनी पड़ेगी कि आफ्टर 3-4 ईयर्स की जो इन्होंने लोन्स दिए वो वापस टाइम पे आ रहे नहीं आ रहे. फिफ्थ थिंग है, रिटर्न रेशियोज का भी पता नहीं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट कितना है, बिकॉज जो कोर बिजनेसेस है दे विल स्टार्ट स्केलिंग, तभी हमें पता लगेगा. एंड सिक्स थिंग क्या है कि हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इनिशियली हाई हो सकता है, बट कंपनी की बैलेंस शीट बहुत वेल कैपिटलाइज है, बिकॉज इक्विटी कैपिटल भी बहुत है कंपनी पास, एंड कैश भी बैलेंस शीट पे पड़ा हुआ है. तो ऐसे बिजनेस में क्या ग्रोथ चीजें आपको ट्रैक करनी है, की चीजें, लोन बुक ग्रोथ आपको ट्रैक करनी है, लोन बुक किस स्पीड से बढ़ती है, एसेट क्वालिटी ट्रैक करने की, एनपीए आते हैं नहीं आते. फिर इंश्योरेंस एग्रीगेशन बिजनेस का एक्सपेंशन ट्रैक करना है. फिर जो पेमेंट्स और एएमसी मूव के अंदर है, तो इनका बिजनेस मॉडल क्या रहेगा एसेट मैनेजमेंट में, क्योंकि ब्लैक रॉक ने अक्रॉस द वर्ल्ड तो जो पैसिव ईटीएफ्स हैं, माने जैसे निफ्टी के ईटीएफ हो गए या सेंसेक्स के ईटीएफ हो गए, या जो इंडेक्स फंड्स हैं उनको पॉपुलराइज करें. तो देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं और टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट इज अ बिजनेस विच इज मेजरली बेस्ड ऑन सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द टीम एज वेल. तो वो एक चीज़ ट्रैक करनी बहुत ज़रूरी है. एंड लास्टली क्या ट्रैक करना ज़रूरी है कि ब्लैक रॉक के साथ जो जेबी है उसकी एग्जीक्यूशन क्या रहती है. बट इस टाइम पे स्टॉक क्यों रेडी फॉल कर रहा है? पहली चीज़ देखिए, इस टाइम पे बेयर मार्केट इन्वायरमेंट में है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस. बट सेकंड रीजन जो मेजर रीजन है, क्योंकि कंपनी का अभी कोई बिजनेस एक्चुअली में कोर बिजनेस से तो अभी कुछ हो ही नहीं रहा. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि स्टॉक हैज कम बैक टू इट्स बुक वैल्यू. अगर आज आप मार्केट कैप देखेंगे और बुक वैल्यू देखेंगे जो 1,37,000 to 38,000 करोड़ की है, तो स्टॉक हैज फॉलन टू द बुक वैल्यू. इससे पहले जब स्टॉक राइज कर रहा था तो लोग उसकी ऑप्शनैलिटी के लिए पे अप कर रहे थे. बट नाउ इट हैज फॉलन बैक टू इट्स बुक वैल्यू राइट नाउ, बिकॉज कोर बिजनेस अभी कुछ बना नहीं है, इट इज स्टिल इन द स्टार्टअप डेज. तो दैट इज द रियलिटी ऑफ इट. थर्ड थिंग क्या है, आपको क्या यहाँ पे ट्रैक करनी है कि बिजनेस मॉडल की वैलिडेशन इज नीडेड, क्योंकि बिजनेस मॉडल का जो भी बिजनेस मॉडल है, बिकॉज अभी इनिशियल स्टार्टिंग फेजेस में, तो अभी जो बिजनेस मॉडल की वैलिडेशन नहीं हुई. तो यहाँ पे दीज आर द रीजंस व्हाई स्टॉक इज फॉलिंग, एंड ये अभी इस टाइम पे बिजनेस मॉडल है विच इज इन अ स्टार्टअप फेज. तो इन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो हम लोग क्या देख सकते हैं कि मार्केट्स आर बेसिकली ब्यूटीफुल बिकॉज कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी है,
देन लाइक एक बहुत मैसिव टोटल एड्रेसेबल मार्केट में ऑपरेट करती है, एंड थर्डली मार्केट्स थोड़े टाइम पहले इस कंपनी को वैल्यू कर रहे थे बिकॉज ऑफ द ऑप्शनैलिटीज इट हैज. But now what is happening is that bear market environment में what happens is that investors are very quick to book profits, and investors क्या करते हैं कि जो ऑप्शनैलिटी पहले मार्केट वैल्यू कर रही थी, नाउ इट इज बैक टू बुक वैल्यू. तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? जैसे मेरे केस में आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द कंपनी बिकॉज आई एम ट्रैकिंग द बिजनेस राइट नाउ. तो यहाँ पे आपको ट्रैक करना है कि इनका एनबीएफसी बिजनेस कैसे स्केल करता है, पेमेंट वाला बिजनेस कैसे स्केल करता है, इवेंचुअल बिजनेस मॉडल या बिजनेस प्लान क्या है, जॉइंट वेंचर विद जो ब्लैक रॉक है वो कैसे स्केल करता है, एंड साथ साथ कंपनी का बेसिकली जो पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस है उसमें और क्या क्या कंपनी नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती है. So this is the analysis of Geo Finance, and this is why Geo Finance has been falling, and this was how Geo Finance was formed, and the space it which operates in, and also what are the things an investor needs to track. आपकी इस वीडियो से क्या की लर्निंग थी? Do let me know in the comment section below. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. जय